नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन है, नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए चुनाव आयोग कौन सा ऐप लागू किया है? तो इसका सही जवाब है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप को याद रखना है, ठीक है। वोटर हेल्पलाइन जो है, ये जो ऐप है, इसके माध्यम से आपका वोटर आईडी और जो बाकी समस्याएं हैं, नाम जोड़ना काटना, ये सारी सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। गरुदा और बीएलओ ऐप टोटली बीएलओ लोगों के लिए था, है ना। और सी विजिल ऐप जो है वो नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया ऐप है। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विधानसभा के चुनाव होंगे? तो इसका सही जवाब है 90 विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि 90 ही सीटें हैं, सभी के चुनाव होते हैं, तो 90 विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले ये कन्फ्यूजन होता था कि 91 सीटें हैं कि 90 सीटें हैं, है ना, क्योंकि पहले एक एंग्लो इंडियन सदस्य भी था। लेकिन वर्तमान में 90 सीटें हैं और 90 में चुनाव होगा। एंग्लो इंडियन की जो सदस्यता थी पहले, है ना, एक सीट हुआ करती थी, वो अब समाप्त हो गई है, क्योंकि सरकार ने संशोधन के द्वारा उसको उसके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं था। हमेशा बढ़ा दिया करते थे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो चुनाव हैं ये 2 चरणों में हो रहे हैं। 7 नवंबर को वोटिंग होगी और 17 नवंबर को भी वोटिंग होगी। तो जो हमारे मेनली नक्सल इलाके हैं, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, जो थोड़े से अशांत हैं इलाके, वहाँ पे 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। और अदर जो छत्तीसगढ़ के बाकी विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पे 17 नवंबर को चुनाव होगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। तो ये भी आपको याद रखना है कि रॉबर्ट फिको कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्लोवाकिया। अब आपको ये याद रखना है कि स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्लोवाकिया जो है, इसकी राजधानी है ब्राटिस्लावा। ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है किस देश से अलग होकर बना। तो ये चिकोस्लोवाकिया से अलग होकर बना, ठीक है। तो चिकोस्लोवाकिया से अलग होके कौन सा देश बना? आपका स्लोवाकिया देश, जिसके प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में रॉबर्ट फिको बने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये यूरोपीय देश है और यूरो मुद्रा यहाँ पे अपनाई गई है, ठीक है। तो यूरोपीय देश है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है और यहाँ पे यानी यूरो जोन का ये सदस्य है, तो यूरो मुद्रा यहाँ पे अपनाई गई है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फैक्ट इस देश के बारे में आपको पता चल गए हैं और कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऑप्शन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया होगा। तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली, है ना, नई दिल्ली इसका सही जवाब है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन छत्तीसगढ़ के हैं और यहाँ पे 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का के आयोजन की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन काट के ये आसानी से आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके छत्तीसगढ़ के डाले हुए हैं, लेकिन ये करंट अफेयर्स कहाँ का है? आपका भारत का है। कुछ दिनों से लगातार बहुत खोजने के बावजूद छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लगातार वीडियो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स का मेन अपन क्वेश्चंस डालते हैं और वो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो फिर वीडियो बनाने का औचित्य समझ में नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के नाम से अगर वीडियो बने और उसमें केवल नेशनल करंट अफेयर्स रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री जी ने।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन गोवा में किया है। ठीक है, तो गोवा में हो रहा है, ये याद रखना है आपको। कौन से नंबर का राष्ट्रीय खेल है? 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल है जिसका उद्घाटन किया गया है। मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय खेल होने वाला था, अभी तक आयोजित नहीं हुआ है। तो एक आध मेजबानी छत्तीसगढ़ भी अगर करेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, और 36वां जो राष्ट्रीय खेल इससे पहले हुआ था वो आपका गुजरात में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है कि आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद में हो रहा है। ठीक है, गुजरात में स्थित है अहमदाबाद, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है राजकुमार राव। राजकुमार राव जो कि एक उत्कृष्ट अभिनेता हैं, इन्हें चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। ठीक है, और इनके माध्यम से जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि राजकुमार राव को क्या घोषित किया गया है? नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। IQ एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर मुंबई है। ठीक है, अब मुंबई को आपको याद रखना है कि IQ के एयर के अनुसार क्या है, ये सब भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व में इसका स्थान अगर देखा जाए तो दूसरा है। कौन से नंबर का है? सेकंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर बीजिंग का है ना। सबसे खराब एयर क्वालिटी कहाँ की है? बीजिंग की है। भारत में दूसरे स्थान पे कौन है? तो दिल्ली भारत में दूसरे स्थान पर है। मुंबई सबसे ज़्यादा प्रदूषित है इस समय, उसके बाद दिल्ली है। अब आप अगर पहले के एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार रैंकिंग देखेंगे तो दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहरों में आ जाता था। ठीक है, लेकिन इस समय दिल्ली का स्थान काफ़ी नीचे आ गया है ना, और ये भारत में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से दिल्ली में EV पॉलिसी को अपनाया गया है, CNG को अपनाया गया है, मेट्रो रेल की सुविधा जिस तरीके से वहाँ विस्तारित की गई है, इन सब का दीर्घकालिक इफेक्ट अब दिखना शुरू हुआ है और लगातार सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। भविष्य में आपको दिल्ली और भी नीचे आते दिखेगा और इसका कारण होगा सरकार की नीतियाँ, अच्छी नीतियाँ, जिसमें हम EV को बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब जितने कॉमर्शियल व्हीकल हैं उसको भी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से चलाया जाएगा। इसी दिशा में अब मुंबई भी काम करता दिख रहा है, नहीं महाराष्ट्र भी काम करता दिख रहा है। बाकी राज्यों को भी अपने यहाँ भले उनकी एयर साफ हो, लेकिन अब ये समय आ चुका है कि वो पब्लिक हेल्थ की तरफ ध्यान दें और EV को अपनाएं। EV को मतलब राज्य की पॉलिसी के रूप में अपनाएं, है ना। जो भी बसें हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कंपलसरी करें। एक टारगेट दे दें बस वालों को कि आपको कम से कम 2030-2035 तक सारी बसों को अब EV कर लेना है। या जो ट्रक हैं, बड़े हैवी ट्रक हैं, उनको भी EV से चलने वाली ट्रकों को अपनाना है। ठीक है, उसी के तहत जो EV कार्स हैं या EV गाड़ियां हैं उसमें बैटरी के स्वैप का अगर वो ले आते हैं, विकल्प ले आते हैं, जिसमें आपको बैटरी कॉमन तरीके की बैटरी सभी गाड़ियों में लगे और जैसे पेट्रोल पंप में हम पेट्रोल भरवाते हैं वैसे बैटरी को वहाँ पे स्वैप कर लिया जाए किसी सेंटर में, और दूसरी बैटरी लगा दी जाए चार्ज और उस बैटरी को निकाल लिया जाए। तो इस तरीके से अगर सारी चीज़ें वर्क करने लगती हैं तो निश्चित तौर पे EV बहुत तेज़ी से विस्तारित होगी और कह सकते हैं कि जो रेंज की समस्या है अभी, है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि IQ एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट। बिशन सिंह बेदी जो हैं वो फेमस क्रिकेटर थे। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है।
तो इनको याद रखना है कि ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे। विशम सिंह बेदी का नाम आपने अक्सर सुना होगा कमेंट्री में, है ना। ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए गांधीनगर, बी भोपाल, सी रायपुर, डी भुवनेश्वर। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है रघुवर दास। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न इस प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है पहला स्थान प्राप्त किया। तो अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बोला जा सकता है इसे, और पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी विधाओं को शामिल किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 43 विधाओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो अब विधाएं लगातार बढ़ रही हैं राष्ट्रीय खेलों में, तो 43 विधाओं को शामिल किया जाएगा। पिछला जो हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो गोवा में आयोजित हुआ था, अब शायद गुजरात में आयोजित होना है। अब एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में 43 विधाओं को शामिल किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और आपको पता हो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन किस राज्य की राज्य जलीय जीव बनी है? तो इसका सही जवाब है यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि जो गंगा डॉल्फिन है ये गंगा नदी, आपकी चंबल नदी, ठीक है, बनास नदी, इन सारी नदियों में पाई जाती है। ठीक है, और इसको IUCN ने इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल के रखा है ना, संकटग्रस्त जीव में डाल के रखा है। ठीक है, तो गंगेटिक डॉल्फिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जलीय जीव भी इसे बनाया गया था 2009 में। 2009 में ये क्या बन चुकी है? राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है ना, इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है 111। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो 111 मिला है। ठीक है, अब यानी समझ से परे है कि 2009-10 से हमारी स्थिति इतनी ख़राब कैसे हो रही है इस इंडेक्स में, क्योंकि हम लोग 55 स्थान से 111 स्थान पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा गिराया जा रहा है इस इंडेक्स में। तो स्थितियां इतनी विकराल तो नहीं है भारत में कि आप यानी हमारी तुलना जो अफ्रीकी गणतंत्र राज्य है उससे करो, या फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनसे भी बेकार स्थिति में भारत को दिखाया जा रहा है इस इंडेक्स में। ठीक है, इनकी स्थिति अच्छी है और हमारी एकदम ख़राब होते जा रही है। इनका कहना है कि भारत में भूखमरी बढ़ रही है। अब जो भारत की योजनाएं हैं उसको बिल्कुल भी लोगों ने मेंशन ही नहीं किया है, और या फिर उसको रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं, है ना, कि ग्रामीण भुखमरी तो लगभग शून्य हो चुकी है ना भारत में, क्योंकि इतना ज़्यादा राशन फ्री में बांटा जा रहा है। जो कह सकते हैं गेहूं काफ़ी सस्ते में प्रोवाइड किया जा रहा है, चावल तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में निःशुल्क भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जो अंत्योदय कार्ड बनता है
उनको तो फ्री में ही मिलता है, ठीक है। और वहाँ पे कोशिश भी होती है सरकार को कि वहाँ पे न्याय हो सके। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी हो रहा है इस समय। तो ऐसी स्थिति तो नहीं है। शायद ये लोग डाइटिंग जो लोग करते हैं उनको, और जो लोग अभी 9 दिन उपवास होंगे उन लोगों से पूछ लिया होगा कि आप लोगों को भूख लगती है क्या, तो शायद वो लोग बोल दिए होंगे कि हाँ भूख लगती है भाई, उपवास हैं तो या डाइटिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को शामिल कर दिया है लगता है, ठीक है। तो भारतीय सरकार ने भी इसे खंडन किया है इसका, और बोला है कि इस रिपोर्ट को बनाने का तरीका ही गलत है। बिल्कुल तरीका गलत भी है, और ये थोड़ा सा संदेह पैदा करता है कि किसी देश की इमेज को कैसे खराब किया जाए। ऐसा कोशिश लगातार ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले कर रहे हैं। लेकिन कोई भी सेंसिबल इंसान जो इस रिपोर्ट में लगातार भारत की स्थिति को देख रहा है, भले बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, वो इस बात को अच्छे से समझता है कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की इमेज को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो वहाँ भुखमरी ऑब्वियस सी बात है कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो आपके दिखाने से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है भारत की विकास दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। एक्चुअल में किया गया है उद्घाटन, ठीक है। बैठक का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अक्टूबर को किया गया है, तो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का, ठीक है। भारत की लगातार कोशिश है कि भारत को ओलंपिक के आयोजन का यानी कैसे कहते हैं कि अवसर मिले, ठीक है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो सारी सीटें अभी फिलहाल फुल हैं 2032 तक। तो भारत का प्रयास है कि 2036 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसके आयोजन का जो भार है वो भारत को मिल जाए, ठीक है। और भारत भी अपने देश में एक ओलंपिक का आयोजन करा ले, ठीक है। अगर हम देखें तो ब्राज़ील भी अभी अभी हाल ही में 2016 में रियो ओलंपिक का आयोजन करा चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल भारत का भी इसमें हक बनता है। हम बड़े खेलों का आयोजन करा चुके हैं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करा चुके हैं, एशियाई खेलों का कई बार हमने आयोजन कराया है। वर्ल्ड लेवल का अगर देखें तो वर्ल्ड कप हमारे यहाँ आयोजित हो ही रहा है, ठीक है। हाँ, ओलंपिक के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो वो बना लेगा, भारत के पास टाइम रहेगा, है ना। अगर अभी से डिक्लेयर हो जाता है कि 2036 का ओलंपिक हम अपने यहाँ करेंगे, तो निश्चित तौर से हमने फिर उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी है ना। और जैसे कि हमने G20 का सफल आयोजन कराया है, वैसे ही जो 141वें अगर ओलंपिक में ये फैसला लिया जाता है कि 2036 का ओलंपिक